खबर को देख ऋतिक और अमर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। ऋतिक हैरानी के साथ अमर से कहता है, तुझे क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? इस पर रोमियो जवाब देते हुए कहता है, और किसने किया होगा? ये काम तो सिर्फ बंजारन ही कर सकती है। ऋतिक कन्फ्यूजन के साथ उससे पूछता है, ये बंजारन कौन है? रोमियो करण की ओर घूरते हुए कहता है, मैं तो कल रात ही बताने वाला था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अमर चिढ़ते हुए रोमियो से कहता है, अरे हाँ हाँ ठीक है, अब तू बताएगा भी ये बंजारन कौन है? हाँ हाँ बता रहा हूँ। मैंने कल कहा था ना, इस गांव पर एक डायन का साया है। सभी लोग हामी में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद रोमियो आगे कहता है, आज आज से 20 साल पहले वो बंजारन अमरपुरा के जंगलों में भटका करती थी। वो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात लोगों का शिकार किया करती थी। वो एक डायन थी, डायन। अमर कन्फ्यूजन के साथ कहता है, शिकार करती थी मतलब गांव के लोगों को जान से मार डालती थी। कहते हैं डायन मर्दों का शिकार करके उनका खून पी जाती है, जिससे वो कभी बूढ़ी नहीं होती और उनका यौवन बरकरार रहता है। शास्त्रों में लिखा है कि डायन माँ काली की दासियाँ होती हैं, जो काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। जब वो आज़ाद थी तब हर अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार होते थे और लोगों की लाश इसी मैदान में पड़ी मिलती थी। वैसे लोग उसे बंजारन क्यों कहते हैं? मेरा मतलब बंजारन तो राजस्थान में होते हैं, फिर बंजारन का यहाँ क्या काम? ऋतिक रोमियो से पूछता है और रोमियो उसे समझाते हुए कहता है, वो बंजारन की तरह दिखती है, इसलिए लोग उसे बंजारन कहते हैं। उसका पहनावा बंजारन वाला है। कहते हैं वो बला की खूबसूरत है, वो किसी अप्सरा से कम नहीं है। करण हंसते हुए रोमियो से कहता है, अबे साले, तू कह तो ऐसे रहा है जैसे कभी डेट पर गया हो उसके साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंजारन सच में बहुत खतरनाक है। अगर वो फिर से आज़ाद हो गई तो गांव पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ऋतिक रोमियो पर शक करते हुए पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता? रोमियो अपनी सफाई देते हुए कहता है, वो मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से ये सब सुना था। चल छोड़ना ये सब। वैसे भी ठाकुर साहब ने बोला है, वो सब पता लगा लेंगे। आज रात की ही तो बात है, कल तो पता लग ही जाएगा। ऋतिक कहता है और सब लोग हामी में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वे चारों वहां से घर की ओर चले जाते हैं। रात के 8 बज रहे थे। ठाकुर साहब हवेली के बगीचे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे। तभी वहां उनका कामचोर नौकर मोहन आ जाता है। मोहन पीछे पीछे 2 हट्टे कट्टे आदमी चल रहे थे, जिनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ कोयला। दोनों आदमी ठाकुर साहब के सामने आकर हाथ जोड़ लेते हैं और वहीं एक साइड में खड़े हो जाते हैं। मोहन आते ही ठाकुर साहब से कहता है, ये लीजिए आ गए ये दोनों। अब आगे का काम आप ही इन्हें बता दीजिए। ठाकुर साहब उन दोनों आदमियों के पास जाते हैं और कहते हैं, आज दिन में जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही होगा। दोनों आदमी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। ठाकुर साहब आगे कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों अभी वहाँ जाओ और उस कबर को खोद कर देखो उसके अंदर क्या है। ठाकुर साहब की बात सुन दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। उनके चेहरे पर दहशत के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। ठाकुर साहब उन दोनों की घबराहट को समझते थे, इसलिए वो उन दोनों से कहते हैं, घबराओ मत, मोहन भी तुम दोनों के साथ जाएगा। जब खुदाई का काम हो जाएगा तो हमें खबर कर देना। ठाकुर साहब की बात सुन मोहन के तोते उड़ गए।
उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसके मालिक उसे मौत के मुंह में धकेल देंगे। उसका तो मन कर रहा था कि अभी धरती फटे और वो उसमें समा जाए। वो बरसों से ठाकुर खानदान का वफादार नौकर रहा है और उसकी वफादारी का ये सिला मिला। खैर, मालिक की बात सुन नौकर उसे कैसे टाल सकता है, इसलिए वो रोनी सूरत के साथ हमी में अपना सिर हिला देता है। उसके बाद मोहन उन दोनों आदमियों के साथ मैदान की ओर जाने लगता है। टॉर्च की रोशनी में वे तीनों धीमे कदमों के साथ आगे चले जा रहे थे। बीच रास्ते में ही मोहन अपना फोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करने लग जाता है। फोन की रिंग जाती है, फिर दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आती है। हाँ मोहन भाई बोलो। अचानक से कैसे फ़ोन किया? मोहन रोनी सी आवाज़ के साथ कहता है, अरे तू जहाँ भी है जल्दी से मैदान वाले हिस्से में आ जा। इतना कहकर मोहन फ़ोन काट देता है और हनुमान नाम का जाप कर कब्र की ओर जाने लगता है। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरा सन्नाटा वहां चारों ओर फैला हुआ था। आसपास से आ रही कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें उस शांत माहौल को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। दोनों आदमी आगे आगे चल रहे थे और मोहन उनके पीछे पीछे। मोहन बार बार अपने अगल बगल देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला साया उनके साथ चल रहा हो। उसे डर का कहीं कोई उसके कंधे पर हाथ न रख दे, वो उसी पल हार्ट अटैक से ना मर जाए। उसे अपने ही कदमों की आवाज़ों से डर लग रहा था। जब वे तीनों उस कब्र के पास पहुंचते हैं तो वहां का तापमान नॉर्मल तापमान से कम हो जाता है। तीनों को ठंड लगने लगती है। तापमान में आए बदलाव को देख वे तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। मोहन टॉर्च की रोशनी कब्र पर मारता है और दोनों आदमियों से कहता है, अब देरी मत करो, जल्दी से इसे खोदना शुरू कर दो। दोनों आदमी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और एक डंडे से वहाँ पड़ी कंकाली खोपड़ी को साइड में कर देते हैं। उसके बाद वे दोनों उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एक आदमी उस कब्र पर फावड़ा चलाता है, वैसे ही आसमान से तेज आवाज़ होती है और वहाँ का माहौल बदलने लग जाता है। आसमान में ढेरों काले बादल मंडराने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कई सारे काले साए आसमान में मंडरा रहे हैं। शांत बहती हवाएं तेज हो जाती हैं और कुछ ही देर में वहां भयंकर तूफान आ जाता है। मोहन के हाथ में लगी टॉर्च बंद चालू होने लगती है। मौसम में आए बदलाव को देख मोहन और उसके आदमी डर जाते हैं। हवा के तेज बहाव में उन तीनों का वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मोहन चिल्लाते हुए उन दोनों आदमियों से कहता है, जल्दी कब्र से दूर हट जाओ। मोहन की बात सुन दोनों आदमी घबराते हुए अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। उनके पीछे हटते ही मौसम शांत होने लगता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मोहन तो इतना डर चुका था कि वहाँ 2 पल भी रुकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो बिना काम पूरा किए वापस गए तो ठाकुर साहब उसे सूली पे लटका लेगा। कुछ देर नॉर्मल होने के बाद मोहन फिर से उन दोनों से कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस बार ध्यान से करना, कोई गड़बड़ ना हो पाए। मोहन की बात सुन दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और पलटकर कुछ नहीं कहते। तभी मोहन दोबारा उनसे कहता है, क्या हुआ, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो गए? उनमें से एक आदमी हकलाते हुए कहता है, अगर हमने कब्र खोदने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। मोहन उस आदमी को समझाते हुए कहता है, एक बार और कोशिश करने में क्या जाता है, अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हुई तो हम वापस चले जाएंगे। मोहन की बात सुन दूसरा आदमी मना करते हुए कहता है, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, इसमें जान का खतरा है। ठाकुर साहब से कह देना ये काम किसी और से करा ले। मोहन चिढ़ते हुए उन दोनों से कहता है, ठीक है, तुम लोग रहने दो,
थोड़ी देर इंतजार करो, मैंने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया है। दोनों आदमी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वे लोग किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। उन लोगों को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक टॉर्च की रोशनी उनकी ओर आती हुई नजर आती है। मोहन तुरंत अपनी टॉर्च ऑन करता है और हवा में घुमाने लग जाता है। टॉर्च की रोशनी देख वे अनजान लोग मोहन की ओर आने लगते हैं। जब वे मोहन के पास पहुंचते हैं तो मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोहन खुश होते हुए उन लोगों से कहता है, अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए। मुझे तो लगा था कि रोमियो यहाँ आएगा ही नहीं। ये अनजान लोग कोई और नहीं बल्कि ऋतिक और उसके दोस्त थे, जिन्हें मोहन ने फ़ोन करके बुलाया था। रोमियो हंसते हुए मोहन से कहता है, कैसी बात कर रहे हो मोहन भाई, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? रोमियो की बात सुन मोहन हाँ में अपना सिर हिला देता है। ऋतिक कन्फ्यूजन के साथ मोहन से पूछता है, वो कबर का कुछ पता चला? मोहन बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, उसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अब तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें तो पता ही है गांव के लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। कोई सामने ही नहीं रहा जो इस कबर को खोद सके। जब तक ये कबर खुदेगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा इसके अंदर क्या है। अमर मोहन की बात से सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ बात तो सही है, गांव के लोग होते तो अंधविश्वासी हैं। इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? करण मोहन से पूछता है और करण की बात सुन मोहन हकलाते हुए उससे कहता है, क्या तुम लोग इस कबर को खोद सकते हो? मोहन की बात सुन वे चारों शौक हो गए। इसने ये क्या हमें कोई मजदूर समझ रखा है जो हम यहाँ खुदाई करने के लिए बुलाया है? अरे खुदाई तो खुदाई, भला कबर की खुदाई कौन करवाता है? सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि तभी मोहन उन लोगों से कहता है, देखो ये काम बहुत ज़रूरी है, ये किसी की मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम लोगों से मेरी विनती है, तुम जल्दी से इस कबर को खोद दो, आगे तुम्हारी मर्जी। मोहन को पता था जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो बेचारा बनना ही पड़ता है, ताकि कोई दूसरा उसके लिए घी निकाल कर दे। हुआ भी यही। मोहन की विनती सुन बेचारों मान गए। अमर हाथ दिखाते हुए मोहन से कहता है, तुम्हें विनती करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सी कब्रें खोद दी हैं, ये भी खोद देंगे। अमर की बात सुन मोहन शौक हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कबर नहीं खजाना खोद रहा हो। मोहन अपनी में सोच रहा था, तभी अमर आगे कहता है, आखिर कब्रें खोद कर खजाना जो मिलता है। ये सुनकर तो मोहन के पांव के तले की धरती फिसल गई। अब तो उसे यकीन हो चला था कि सच में कोई भूत है। तभी तो उसके मन ही मन बात जान ली। मोहन अगलाते हुए अमर से कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? मोहन को घबराते देख अमर हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, क्या पता? मोहन हिम्मत दिखाते हुए कहता है, कब्र के नीचे लाश होती है, खजाना नहीं। अमर हंसते हुए मोहन से कहता है, वो लाश ही तो खजाना है। ये सुनकर तो मोहन का रोना ही निकल गया। उसने मदद करने के लिए बुलाया भी तो किसे, एक भूत को। अमर अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, हमने बताया था ना, हम पुरातत्व विभाग में काम करते हैं। कई बार हमें पुराने खंडरों में जाना होता है जहाँ प्राचीन राजाओं की कब्रें होती हैं। वो क्या किसी खजाने से कम है? मोहन को अमर की बात समझ आ जाती है और वो राहत की सांस लेता है। तभी रोमियो की नज़र उन दो आदमियों पर पड़ती है और वो मोहन से पूछता है, ये दोनों कौन है? मोहन जवाब देते हुए कहता है, ये गांव के ही आदमी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने इन्हें रोक लिया। जितने लोग साथ होंगे उतना ही अच्छा है। मोहन के मुंह से झूठ बोले जाने पर दोनों आदमी कन्फ्यूजन के साथ
एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। इधर मोहन उन लोगों से कहता है, ठीक है फिर काम शुरू करें। हाँ, अमर कहता है और फावड़ा लेकर कवर के पास जाना लगता है।